तो हम बेसिक सा एक सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर अपन टॉपिक की ओर चलेंगे। ज़्यादा सिलेबस को नहीं देखेंगे, बस आपको वेटेज समझना है। क्या समझना है कि जो विषय मैं पढ़ाऊंगा उसका वेटेज क्या रहेगा, और वो सब्जेक्ट भी काफी क्या है आपका, लेंदी है। एक सामान्य सिलेबस, एक जनरल जो है सिलेबस को समझते हैं। में हमें हम दो एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। एक तो कौन सा है आपका सीजीपीएससी, एक सीजीपीएससी है, और कुछ समय तक अभी बना हुआ है हमारे बीच क्या, व्यापम। व्यापम कुछ समय बाद इसको भी क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और एसएससी शुरू हो जाएगा, सीपीएसएससी। तो सिलेबस लगभग वही रहेगा। तो अभी हम नाम ले रहे हैं क्या, कि व्यापम। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ देखिएगा, तो आपने देखा होगा सर आकर बताए होंगे कि सीपीएससी अगर प्री देते हैं, प्री प्री के लिए पढ़ना है तो थोड़ा क्योंकि प्री अगर कर रहे हैं तो आपको पता ही है मेन तो करना ही है ना, इसी उद्देश्य से आए होंगे, तो भी ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे प्री में, तो यहाँ पर देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 अगर देखा जाए प्री के समय में तो क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन मेंस में जाते हैं तो अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। हिंदी 100 नंबर का आता है, छत्तीसगढ़ी 50 नंबर का आएगा, और जो मैथ्स रीजनिंग आएगा वो 50 नंबर का आएगा, मतलब 200 नंबर वहां पर आपको काम आएंगे। पेपर नंबर 1 जो है पूरा का पूरा क्या है आपका, जीएस सेक्शन है। एक तो आपका इंडियन जीएस है, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज इसको बोलते हैं, और दूसरा जो है वो क्या है आपका, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से। तो इसको मैं लिख रहा हूं सीजीजीएस, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो मेरा जो सेक्शन होने वाला है, इधर वाला सेक्शन होने वाला है। अभी आपको सर आए थे गुप्ता सर, उन्होंने कौन सा सेक्शन पढ़ाया आपको, पॉलिटी, है ना, इंडियन पॉलिटी को डिस्कस किया होगा। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किसको, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। फिर और भी सर आएंगे जो ज्योग्राफी डील करेंगे, इकोनॉमी डील करेंगे। इसके अलावा क्या होगा इसमें, साइंस का भी सेक्शन आता है। साइंस मतलब इतने में कवर हो जाएगा। एक सेक्शन आएगा ईवीएस, हिस्ट्री का एक और पार्ट लिखा हुआ है वहां पर, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, भारतीय दर्शन एवं कला संस्कृति, वो भी मैं ही डील करूंगा। तो दो सेक्शन मैं डील करूंगा, एक तो इंडियन हिस्ट्री और दूसरा आर्ट एंड कल्चर, जो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है और पेपर में पूछता है, बताऊंगा कितना पूछता है। और वैसे ही व्यापम, व्यापम में अभी आपने दो सिलेबस देखा होगा, मतलब रिसेंटली अगर पिछला जो एग्जाम देखते हैं तो उसमें अमीन पटवारी का एक एग्जाम हुआ था, वो है पिछले साल अमीन पटवारी। और इस महीने होने वाला है कौन सा, मंडी उप निरीक्षक, है ना, ठीक है, ये सिलेबस। तो यहाँ पर अगर थोड़ा जनरल टर्म्स में जाकर देखें तो आपको थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, दो सेक्शन में सिलेबस बताया गया है, यहाँ अमीन में ए और बी। ए सेक्शन में क्या बोला गया है, हिंदी होगा 10 नंबर का, इंग्लिश होगा 10 नंबर का, और कंप्यूटर होगा 10 नंबर का। तो ये टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, 30 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला गया है, जैसे ही आप इसमें देखते हैं सेकेंड सेक्शन में, तो सेकेंड सेक्शन में क्या बताया गया है, जो आपका मैथ्स होगा वो कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। मैथ्स होगा 20 नंबर का, रीजनिंग होगा 20 नंबर का, नहीं कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का। और जो आपका जीएस है वो पूरा 30 नंबर का। और वो जीएस में क्या है, ये पूरा है, ये वाला, ये और ये पूरा मिलाकर, मतलब पूरा आपको भारत का इतिहास, मतलब भारत को जीएस पूछा है सामान्य अध्ययन, और छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य अध्ययन। और आपको पता भी है आजकल व्यापम का एग्जाम कितने नंबर का हो गया है, 100। 100, और यहाँ पासिंग मार्क्स होता है क्या, नहीं, यहाँ सिलेक्शन मार्क्स होता है। और सिलेक्शन मार्क्स कितने का है अब, पहले तो ये माना जाता था 75 अराउंड आएगा, 70 प्लस होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो लोगों का 91.5 आ जा रहा है 100 में, समझ रहे हैं, मतलब जो सिलेक्शन का जो सक्सेस रेट है वो कितना हाई हो गया है। 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं मिनिमम, मिनिमम अभी मेरे ख्याल से 2,26,000 लोगों ने फॉर्म भरा है मंडी इंस्पेक्टर, ये लोगों ने 2,26,000। अब मान लो 50, 1 लाख लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन 50,000 उसमें से 1 लाख लोग तो ऐसे ही फॉर्म भर दिए।
अब बचे 1,26,000, उसमें से 26,000 लोग एकदम सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, वही लोग का लिस्ट में नाम रहता है, एक दो मतलब आधे आधे नंबर के आगे पीछे। तो उतने लोगों में से भी कितना पोस्ट आने हैं? 100, 200। व्यापम का अगर है, अमीन पटवारी में कितना ही पोस्ट आया था? 50। देख रहे हैं 200 पोस्ट है। इसमें थोड़ा सा सिलेबस में क्या किया गया है, बदलाव है। लगभग आपने देखा ये 100 नंबर का सिलेबस हो गया है, कितने नंबर का सिलेबस हो गया है? 100 नंबर का। वही आप अगर देखेंगे मंडी में, हिंदी कितने नंबर का है? 7 नंबर का। इंग्लिश कितने नंबर का है? 8 नंबर का। तो जहाँ 10 नंबर का था, 10 और 10 नंबर का, वो क्या कर दिए हैं 7 और 8 नंबर का। हालांकि वेटेज उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन है। फिर मैथ्स देखेंगे, मैथ्स जो है वो 20 नंबर का है। रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे तो 10 नंबर का है। कितना हो गया देखते हैं, 15 नंबर, 35, 45 नंबर। फिर उसके बाद जब देखोगे तो 25 नंबर का इंडियन जीएस है। कितने नंबर का इंडियन जीएस है? 25 नंबर का। तो इंडियन जीएस की बात करते हैं, ये 25 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का होने वाला है सीजीजीएस। और में याद रखना, ये जो 30 नंबर है ना जीएस में, सीधी लिख दिया हूं यहाँ पर, एक्चुअल में जीएस है ना। जीएस का मतलब आपका सामान्य अध्ययन, आपका ये सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, साइंस और साइंस पढ़ना है, पीसीबी पढ़ना है, और ईवीएस अलग ना, डिपार्टमेंट। करंट, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। करंट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर। हो गया मेरे ख्याल से 10 10 10, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 85 और 15 कितने हो गया? 100। ठीक, तो ये है सिलेबस जो रिसेंट हमारे समय में अभी देख रहे हैं कि 100 नंबर में जो हो रहा है वो। अब आप देखो थोड़ा ध्यान से, आपके लिए और व्यापम दोनों का सिलेबस लगभग समान हो गया है। दोनों का लगभग सिलेबस क्या हो गया है? समान हो गया है। और दोनों दोनों जो है अपने अपने स्तर पर अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। और जीएस और आपका ये मैथ्स रीजनिंग, सब में आपको कमांड चाहिए। एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक एक नंबर क्या हो गया है आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो गया। कोई भी सेक्शन नहीं, अगर मान लो आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको और अच्छा करना पड़ेगा। आपको याद जल्दी हो जाता है कोई चीज तो और अच्छा करना पड़ेगा, तो आपको और एफर्ट देना पड़ेगा सिलेक्शन के। और अब आप लोग का समय बहुत सही है समय ज्वाइन करने का, कि अगले साल, इस साल तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब आप लोग तैयार कर लोगे, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। इस साल में अभी भी कितना महीना बाकी है? 8 महीना बाकी है। 8 महीने होते तक हमारा जो सिलेबस है लगभग 60-80-90% तक पहुंच जाएगा। 80% तक पहुंच जाएगा। और उस समय के बाद जब नेक्स्ट सेशन आएगा 2027, जहां पर आपका एसएससी, ये एसएससी भी आ जाएगा वर्किंग मोड में, तो वहां पर ग्राउंड लेवल से बहुत सारी वैकेंसी देंगे। समझ में? तब तक आप लोग उस समय तक क्या रहेंगे? फुली प्रिपेयर रहेंगे। और जो इस समय का पैटर्न है, हाल फिलहाल में आपने देखा है पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले वन लाइनर क्वेश्चन होते थे, 5 साल पहले वाला, 10 साल पहले वाला पेपर निकाल के देखेंगे सब वन लाइनर है, पढ़े और टिक लगाए। अब पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद जो 4 स्टेटमेंट दिए उसको देखना है कि वो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, इधर ए फर्स्ट राइट है, दूसरा राइट है, तीसरा राइट है, कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ऐसा तो वो भी पढ़ना है। मतलब एक क्वेश्चन पहले जो होता था वन लाइनर जो होता था, अब उसकी जगह में एक ही क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन। टाइम टेकिंग भी हो गया है, कंपटीशन भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो एक एक दो दो मार्क्स से रुक रहे हैं, तो आपको उनको भी पीछे छोड़ना है। तो आपको जो शुरुआत है, पहला स्टेप ही बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कहाँ कहीं भी तैयारी करें, लेकिन आपका पहला स्टेप बहुत अच्छा हो। समझ में आया? तो एक बस ओवरव्यू देना था कि सिलेबस जो पैटर्न है वो कैसा चल रहा है। ये पीएससी का सिलेबस चल रहा है, मेंस का सिलेबस भी शायद सर ने बताया होगा, 7 पेपर होते हैं। सर नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि हमको अभी फोकस करना है क्या? प्री और व्यापम के एग्जाम में। और मे बी जो एसएससी जो भी आएगा छत्तीसगढ़ में, उसका भी पैटर्न कुछ ऐसा ही रहेगा, और वो भी हो सकता है समय के साथ क्या करे, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करे। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक साल में ही दो दो एग्जाम जो हो रहे हैं एक साल के ड्यूरेशन में, तो यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर अगर देखो तो मैथ्स और रीजनिंग 40 नंबर, लेकिन यहाँ मैथ्स रीजनिंग कितना 30। तो यहाँ अच्छा खासा वेटेज था, यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कम हुआ है।
जीएस का वेटेज बढ़ गया। जीएस यहाँ पूरा मिलाकर, मतलब जीएस में इंडियन जीएस भी, सीजीजीएस भी, इवन करंट अफेयर भी, सब मिलाकर 30 नंबर। लेकिन यहाँ पर सब मिलाकर अगर देखें तो 35-45 नंबर का तो आपका क्या है, जीएस है। और इन सब में जो मेरा विषय है हिस्ट्री, हिस्ट्री हर सेक्शन में हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन है। ये दोनों सेक्शन को मिलाकर, प्री की बात कर रहा हूं मैं, लगभग जो है इधर वाले हिस्से में 50 क्वेश्चन बनता है। इस 50 में से भी लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर होता है, तो लगभग 40 से 42 क्वेश्चन बचा है। इस 40 से 42 क्वेश्चन में मिनिमम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है 12 से 13 क्वेश्चन कहां से रहता है आपका, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12, एवरेज लें तो 10 क्वेश्चन। मतलब सोचो 40 नंबर, 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम मिलने वाले हैं कौन सा, इतिहास से। और वैसे यहाँ सोचो कि 10 नंबर अगर जीएस से पूछ, 30 नंबर अगर जीएस से पूछ रहा है, तो लगभग यहाँ 6 क्वेश्चन जो रहेगा वो जीएस मतलब हिस्ट्री से रहेगा। और यहाँ पर भी आपको लगभग जो है 8 क्वेश्चन आपको कहां से दिखाई देंगे। और ये है हर बार जो ट्रेंड रहा है, इतिहास का प्रश्न ज्यादा ही रहता है। मतलब 3 सब्जेक्ट, 3 विषय देखिएगा, एक आपका हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद जो ज्यादा रहता है वो पॉलिटी का रहता है, उसके बाद जो ज्यादा रहेगा वो ज्योग्राफी का रहता है। तो जीएस में ये 3 सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में 2 3 4 5, पिछले बार लगभग 4 क्वेश्चन पूछा था, इस बार लगभग 2 क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले वाले में पूछा ही नहीं, प्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेटेज वाले अगर जीएस में देखा जाए, सामान्य अध्ययन वाले विषय में, तो 3 सब्जेक्ट हैं, एक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी। वही अगर मान लो छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ एक बड़ा विषय हो जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है सीएस से आता है प्री में, फ्री में उधर के लिए। और यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी 10 नंबर का छत्तीसगढ़ आएगा ही, यहाँ 10 नंबर का अलग से बोला है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो गठन होने वाला है, वो क्या देगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता देगा और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को बढ़ाएगा भी। समझ में है? तो अभी हमारा जो सेक्शन होगा ये कौन सा होगा, इंडियन हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा लेट से चालू करेंगे। तो ये बस बताना था कि कैसे ट्रेंड बदल रहा है, प्री और ये आपका व्यापम का। व्यापम होपफुली ये आगे जाकर क्या हो जाएगा, एस एस स्टाफ सिलेक्शन, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये बनने वाला। समझ में आया? चलो बढ़े आगे अपने सब्जेक्ट की ओर। इतिहास किसको बोलेंगे, इतिहास हिस्ट्री। क्या होता है इतिहास, पढ़े एकदम सामान्य भाषा में बताओ, क्या होता है इतिहास। बीती हुई बात, बीता हुआ कल, बीती हुई मतलब जो कल के रोज में हमने जो घटनाएं सुनी पढ़ी वो सब क्या है, इतिहास। जो बीते हुए कल में हमने जो भी घटनाएं हुई हैं बीते समय में, वो सब क्या है हमारे लिए, इतिहास है। इतिहास बोलना क्या है, एक विषय, तो एक विचार था जो किसने किया था, हेरोडोटस ने किया। एक व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे आप, हेरोडोटस। हेरोडोटस, इस हेरोडोटर ने एक विचार प्रस्तुत किया था, हमारे पूर्वज कौन रहे होंगे, उनका रहन सहन कैसे हुआ होगा, वो अपने आप को, कभी युद्ध हुआ होगा तो अपने आप को सरवाइव कैसे किया होगा, किस प्रकार वो आगे बढ़े होंगे, किस प्रकार जो है विकासवाद आया होगा, इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, ये सब इसमें देखा सोचा। तो उन्होंने क्या किया, जो विचार आया, जो उनके दिमाग में थॉट आया, वहीं से क्या है, उन्होंने फिर एक बुक लिखी इसी टॉपिक पर। और उस टॉपिक का, बुक का नाम रखा, क्या बुक लिखी उन्होंने, हिस्टोरिका नामक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी इन्होंने, हिस्टोरिका बुक लिखी। इस हिस्टोरिका बुक में ये बताया गया कि अगर ह्यूमंस को आगे और डेवलप होना है तो उसके लिए पहले अपने अतीत को देख, सबसे पहले हम कहाँ थे और किस रास्ते में जा रहे हैं ये देखना जरूरी है। तो इसको पढ़ने के लिए, कभी भी इतिहास को देखने के लिए दो प्रकार के एविडेंस चाहिए, प्रकार के एविडेंस चाहिए, दो प्रकार के एविडेंस चाहिए। बताओ कौन कौन सा एविडेंस, लिखित साक्ष्य या ताम्रपत्र। ठीक, उसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे ना, एक होगा क्या, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य,
और एक होता है साहित्यिक या लिखित साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब हो जाता है इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में जैसे अभिलेख मिला, जैसे ताम्रपत्र भी इसी का हिस्सा हो जाएगा ना, ताम्रपत्र भी इसी का हिस्सा हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य का। पुराने समय जो लिखावट मिली है, जो अभिलेख मिले, या कोई भवन मिला है, या कोई मूर्ति मिली है, या कोई एक बड़ी इमारत बनाई गई है जैसे ताजमहल, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोल सकते हैं। फिर आपका लाल किला हो गया, फिर कुतुब मीनार हो गया, पुराने समय के मंदिर हो गए, वो सब क्या है आपके पुरातात्विक साक्ष्य, जो हमको बाद में पता चले। सिक्के मिले हैं, सिक्के जो हैं पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, जो पुराने समय के मंदिर हमको नीचे से दबे हुए मिलते हैं, वो सब क्या है पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य या बोल सकते हैं लिखित साक्ष्य, तो समझेंगे ना। साहित्यिक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य या रिटन एविडेंस के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। बात समझ में? तो हमको पहले व्यक्ति जिन्होंने विचार किया कि हमको पुराने समय से जाननी है, और उस पर बुक कौन सा लिखा उन्होंने, हिस्टोरिका। क्या लिखा, हिस्टोरिका। इसी कारण फादर ऑफ हिस्ट्री को किनको बुलाया जाता है, हेरोडोटस को बुलाया। फिर किस आधार पर इतिहास का अध्ययन करना है, तो पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य के आधार पर। इन दोनों साक्ष्य के आधार पर हमको क्या करना है, इतिहास का अध्ययन करना है। अब थोड़ा सा बस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन सा चीज आएगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और दूसरा कौन सा आपका लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस। तो पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे मैंने कहा अभिलेख आ जाएगा। अभिलेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, स्मारक, मोनोमेंट, स्मारक, सिक्के, बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। जैसे मान लो किसी समय में सोने के सिक्के मिले, तो उसका मतलब वहां पर इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा रहा होगा, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी रही होगी। दूसरा, अगर सिक्के पर किसी का चित्र अंकित है, जैसे गुप्त काल देखेंगे तो वहां गरुड़ जी का चित्र बना हुआ है, गरुड़ सिक्के चलते थे, तो गरुड़ सिक्का, गरुड़ जी के वाहक, विष्णु जी के वाहक, तो वहां कौन सा धर्म, वैष्णव धर्म। वही उसी वंश में एक शासक आएंगे जिसका नाम होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त अपने सिक्कों पर क्या करते हैं, मयूर का सिक्का चलाते हैं। तो मयूर किसके वाहक, है ना, क्या नाम है, कार्तिकेय। तो कार्तिक जी को मान रहे मतलब शिव जी को मान रहे हैं, तो कार्तिकेय जी की उपासना। तो ये बताता है कि वो कौन से धर्म को मान रहे हैं। अगर शिव नंदी, मतलब नंदी और त्रिशूल बना हुआ है, तो शैव धर्म, है ना। कुषाण वंश के शासकों के सिक्कों में त्रिशूल और क्या मिलता है, नंदी मिलता है। तो इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती। फिर गुफा लेख, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इवन ताम्र लेख भी, क्योंकि वो कहीं अगर गड्ढे से खोद कर निकाला गया है, तो वो भी क्या कहलाएगा आपका, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाएगा। लिखित साक्ष्य में देखेंगे धार्मिक ग्रंथ आता है। धार्मिक ग्रंथ में क्या आ जाएगा हमारा, वेद, महाभारत, महाकाव्य, वेद, महाकाव्य के अलावा आपका पुराण, ये सब क्या आ जाएंगे, धार्मिक ग्रंथ आ जाएंगे, रिलीजियस टेक्स्ट। फिर होता है क्या, गैर गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, नॉन रिलीजियस टेक्स्ट, गैर धार्मिक। तो गैर धार्मिक मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा अर्थशास्त्र सुना है क्या, अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य जो विष्णुगुप्त है, उन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी मौर्य काल में, तो वो एक इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। फिर आ जाएगा जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, विदेशी यात्री, विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे दो, जैसे एक मेगास्थनीज लिख रहा हूं मैं, मेगास्थनीज, उन्होंने लिखा था इंडिका। और एक फाहयान, फाहयान की रचना है फो की। एक और आएंगे वेनसांग, जिनकी रचना है सी, छत्तीसगढ़ भी आते हैं। तो हमको पुरातात्विक साक्ष्य में वो पूरा आएगा, और लिखित साक्ष्य में ये पूरा आएगा। और भी बहुत सारे आते हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरी बताई गई है, लेकिन हमको बस एक जनरल व्यू रखना है। धीरे धीरे इन सबको करके पढ़ना भी है, जैसे जैसे हम समय में आगे जाएंगे। तो इतिहास क्या है, पुराने समय की घटनाओं का अध्ययन करना, अध्ययन। इसमें इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, इसके एस्टैब्लिशमेंट क्या था, फाउंडर कौन थे इस सब्जेक्ट के,
हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री इनको ही बोलते हैं। इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका, क्या था? हिस्टोरिका। किस आधार पर ये इतिहास अध्ययन करने पर समर्थन करते हैं? तो दो आधार हैं, एक तो पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन एविडेंस। कोई दिक्कत तो नहीं, यहीं तक बस लिखना, ये तो मैं आपको बताने के लिए ये क्या होता है, तो यहाँ तक बस लिख रहे हैं, लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे ये बताना है इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। हुआ? ठीक। अब आगे देखिएगा, ये जो हमने इतिहास लिखा हुआ है, इतिहास, ये इतिहास को हम क्या है, ये दो साक्ष्य जो हमने पढ़ा है, कौन कौन सा? पुरातात्विक साक्ष्य और एक होता है कौन सा? साक्ष्य। इसी साक्ष्यों के आधार पर हमने क्या किया है, जो इतना बड़ा इतिहास है इसको हमने तीन डिवाइड किया है, पार्ट में हमने क्लासिफाई किया है ना। क्या क्या बोलते हैं फिर इतिहास को? तीन भाग में बांटे है ना। क्या बोलते हैं तीन भाग को? एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न आगे पढ़ते हैं, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्ट्री। दूसरा जो होता है उसमें क्या देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है क्या, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, जो ऐतिहासिक काल है इसको बोलते हैं पीरियोडिक हिस्ट्री, जहां से हमको हिस्टोरिकल जो एविडेंस है वो क्रम एकदम सीक्वेंस में मिलना चालू होते हैं, तो वहां से क्या होता है, पीरियोडिक हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल। यहाँ पर समझ, ये जो टाइम पीरियड है कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, यहाँ पर क्या मिलता है, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। क्या एविडेंस मिलता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, कोई भी हमको रिटन एविडेंस नहीं मिलता। बात समझ में आई? इतिहास का वह पार्ट जहां पर केवल और केवल क्या मिलेगा हमको, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। बात समझ में है? स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा ना ऐसा। फिर दूसरा जो टाइम है, इसमें आप देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, रिटन एविडेंस भी मिला। क्या मिला? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, रिटन एविडेंस भी मिलता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बस मिला, रिटन एविडेंस मिला क्या? नहीं। तो इसमें क्या मिला है, सबसे पुराना एंशिएंट टाइम क्या है हमारे भारत में जो चला, वो स्टोन एज था, पाषाण काल। क्या था? पाषाण काल। इसका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है वो पाषाण काल है, स्टोन एज है। कोई लिखना विखना नहीं है, केवल क्या मिला हमको, पत्थर के औजार मिले और चित्र मिले, रॉक पेंटिंग मिले थे, है ना, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स मिले थे यहाँ से। दूसरा यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या मिला, रिटन एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल भी मिला, रिटन एविडेंस भी मिला। लेकिन जो रिटन एविडेंस है वो अब तक पढ़ा नहीं गया, अब तक रीड ही नहीं कर पाए हैं उसको, डिकोड ही नहीं किए हैं। ऐसा कौन सा एरा है, टाइम पीरियड है जिसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं? आद्य ऐतिहासिक। लेकिन इसमें हमको पढ़ना क्या, जैसे इसमें मैंने बोला पाषाण काल, तो ऐसा कौन सा समय है जहां पर लिखना तो आता था लोगों को, लेकिन आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या लिखा है? आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, में पढ़ना है सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका परफेक्ट एग्जांपल है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सिंधु घाटी सभ्यता में जब आप पढ़ते हो तो क्या बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी कि उनको लिखना पढ़ना आता था, उनके पास मापतौल के पैमाने थे, वो मैथमेटिशियंस थे, हायर लेवल के क्या करते थे, योग करते थे, योगा, है ना, मतलब जिसको समझने में लगभग 500 600 1000 साल लग जाते हैं, जिस प्रकार की योगा, एडवांस योग जो करते हैं, वो योगा वो लोग करते थे। कि जो मोहर मिले हुए हैं, सील
हैं उसमें ये पता चलता है। तो उनको लिखना भी आता था, लेकिन उनकी जो लिखावट है आज तक उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो आपने सुना है तमिलनाडु के एक क्या है मुख्यमंत्री जिनका नाम है स्टालिन। स्टालिन ने इसके लिए अवार्ड दिया हुआ है, क्या बोला गया है, प्राइज़ बोला गया है कि अगर जो सिंधु सभ्यता के जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड करेगा, लिपि को डिकोड करेगा उसको 1 करोड़ रुपए प्राइज़ देना, ऐसा बोला है उन्होंने। इम्पोर्टेंट। और फिर ये वाले स्टेज में क्या होना चाहिए? ये जो कौन-सा समय है आपका? पुरातात्विक साक्ष्य और क्या होगा? लिखित साक्ष्य, दोनों मिलेंगे। और लिखित साक्ष्य क्या किए जा चुके होंगे अब? पढ़े भी जा चुके होंगे। लिखित साक्ष्य कहाँ की क्या कर चुके हम? पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो समय है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको? वैदिक काल से भी बोल सकते हो या महाजनपद से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। महाजनपद एरा से कहाँ तक? करंट टाइम तक, वर्तमान तक। वर्तमान तक क्यों? कि आज भी तो हम पढ़ रहे हैं ना। हमारे पास हमने घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, अलग-अलग मंदिर बना ही रहे हैं। तो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य रहेगा आगे आने वाले कल के लिए। और जो आज हम लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हम? पढ़ भी रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं। तो महाजनपद एरा से कहाँ तक का? आज तक का, करंट टाइम तक का। ये पूरा टाइम पीरियड किसमें आएगा आपका? ऐतिहासिक काल में, पीरियोडिक हिस्ट्री। लेकिन जो हमारा सिलेबस चलता है, वो चलता है कहाँ तक? भारत को आज़ाद कराने तक और थोड़ा बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया तक, जब जवाहरलाल नेहरू का समय था 1960 तक, वो वाला एरा हम लोग पढ़ते हैं। वो वाला एरा है, इसमें पढ़ेंगे। फिर क्या है? इन दोनों के बीच कनेक्टिंग पॉइंट भी होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? एक टाइम पीरियड। जैसे आप सिंधु घाटी जब पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है ये लोग प्रॉपर मेटल को यूज़ करते थे। तो यूज़ करते थे मेटल। और कौन-सा मेटल यहाँ पर था? कौन-सा धातु सबसे ज़्यादा यूज़ होता था यहाँ? तो था, यहाँ पर ना एक डांसिंग डॉल मिला है ना, था ब्रॉन्ज। हम बोलते हैं क्या? काँसा। तो यहाँ पर क्या होता था? ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। और ब्रॉन्ज बनता कैसा था? ये ना अलॉय है ना, मतलब मिश्र धातु है। और ये तांबा और टीन से बनता है। से बनता है? तांबा और टीन से। दोनों को मिलाएँगे, तांबा और टीन, Sn और C दोनों को मिलाएँगे, कॉपर और टीन को, तब जाकर क्या बनता था? काँसा बनता था। मतलब सोचो इनको परफेक्ट क्या बोलना चाहिए? रेशो में मिलाएँगे, अनुपात में मिलाएँगे, तब जाकर बनेगा ना। और उसका इम्पोर्टेंस कितना है काँसे का? आज भी है। पहले तो जो बोला बोला जाता है ना, फूल काँस के थाली में खाते थे खाना, हैवी वाले थाली में खाते थे, ठीक है? और आज भी कोई भी धार्मिक कार्य होता है या शादी-ब्याह होता है, तो उसमें जो बर्तन होते हैं वो क्या होता है? काँसे का बर्तन दिया जाता है, तो उसका महत्व आज भी है। तो उससे पहले देखो, ये जो काँसा है, काँसा बन कैसे रहा? ब्रॉन्ज, तांबा और टीन से। मतलब पहले कौन-सा धातु ढूँढा गया होगा? तांबा या टीन ढूँढा गया होगा, फिर दोनों को मिलाया गया होगा। माना जाता है पहले ना तांबा ढूँढा गया है। तो जब यहाँ पर लोग पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे, अब पत्थरों का प्रयोग करते-करते उनको क्या मिला? तांबा मिला। तो उसको इन्होंने क्या किया? पत्थर और तांबा दोनों को उन्होंने साथ में यूज़ चालू किया। तो ये जो बीच वाला जो टाइम पीरियड है, वो क्या कहलाता है फिर? ताम्रपाषाण काल। क्या कहलाता है? ताम्रपाषाण काल। तो जो ट्रांजिशन पीरियड है, वो क्या कहलाता है? ताम्रपाषाण काल कहलाता है। फिर यहाँ पर जो ट्रांजिशन पीरियड पढ़ोगे आप लोग कि लोगों ने लिखना सीखा, लिखते-लिखते इनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो गई, तो महाजनपद काल से जो भी स्क्रिप्ट लिखी गई, वो जैसा लिखा गया उसको उसी रूप में पढ़ा गया। और जहाँ से लिखना अच्छे तरीके से चालू हुआ, वो कौन-सा एरा हुआ? वैदिक एरा, वैदिक काल। जैसे वैदिक काल में क्या हुआ? जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है, बलि, कांगल। अगर मैं बोलूँ बलि का मतलब क्या है? आपके दिमाग में आएगा सर अभी-अभी चैत्र नवरात्रि गया है, ना कुछ तो है, उसी को तो बोलते हैं। क्या होता है बलि का मतलब? जो हम जानते हैं जनरल टर्म में, क्या होता है? सैक्रिफाइस, जो अभी किया गया था। नवरात्र में तो हुआ होगा ना कहीं न कहीं, देवी को चढ़ावा चढ़ता है कि नहीं? हाँ? बकरा वही बोल रहा हूँ, चढ़ावा चढ़ता है ना, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर लेखन चालू हुआ, लेकिन लेखन जैसा लिखा है उसको उसी रूप में नहीं समझ सकते। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ क्या? वर्तमान, तो वर्तमान का मतलब वर्तमान करंट सिचुएशन है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ लिखा है बलि, लेकिन बलि का मतलब वो नहीं है जो आप बोले अभी।
तो हम जिस रूप में लिख रहे हैं उसी रूप में हमको पढ़ना भी है। तो वो क्या है आपका ऐतिहासिक में है, और जहां पर हमने लिखना चालू किया जो लिख रहे हैं उसका आज वर्तमान में अर्थ क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो बलि का मतलब उस समय किसको बोला जाता था? टैक्स को बोला जाता था, कर। लांगल किसको बोला जाता था? हल को बोला जाता था। अब लांगल का मतलब मैं ढूंढने जाऊंगा तो मेरे को समय लग जाएगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये कब हम समझे? कुछ समय के बाद इसको समझना चालू किए। तो यहाँ पर क्या हमको कोड करके पढ़ना पड़ता है। हमने इसको कोड कर लिया किसका मतलब क्या बताया जा रहा है, और लेकिन यहाँ पर कोड करने की जरूरत नहीं, सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन टाइम क्या है? वैदिक काल। यहाँ से यहाँ तक क्या है? जब पत्थर था, तांबा यूज किए तो ताम्रपाषाण, वहां पर बना क्या? वैदिक काल। बात समझ में? तो ये क्या है? ट्रांजिशन टाइम चला ये पूरा। इसको नोट करिएगा। अभी मैं केवल वह क्लियर पढ़ते हैं आगे। अब मैं ये बताऊंगा कि जैसे ये जो टाइम पीरियड हमारे सामने है, हम जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, के पीछे तब ये हमने पढ़ना कैसे चालू किया? जैसे आप जब इतिहास में जाते हो ना, तो हमको सबसे पहले पहले तो इनके बारे में हमको पता ही नहीं था कि भारत में ये मतलब ना तो ऐतिहासिक पार्टी सभ्यता के बारे में तो 1921 में पता चला है। कब पता चला है? 1921। और इसके बारे में पता चला है 1942 के आसपास, सॉरी 1842 में। और फाइनली हमने इसको डिस्कवर किया है कब? मतलब इसके बारे में हमने देखा है 1863 के आसपास। ये पता चला है 1921 के आसपास। और ये तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है 1700। तो मतलब हमको पहली जानकारी किससे? ऐतिहासिक काल का। दूसरा जानकारी किसका हुआ है? आद्य ऐतिहासिक काल का। और फिर उसके बाद किसकी जानकारी हुई है? तो प्रागैतिहासिक काल का। तो मतलब पहले इसको हम समझेंगे, कहानी कहाँ से शुरू हुई, फिर इसको बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा, फिर वहीं से हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमारे पास ऐतिहासिक काल, ये हम कहाँ से पढ़, ठीक है? तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी कि जब अंग्रेज भारत आए थे, और आप थोड़ा-थोड़ा स्कूल का अगर कुछ याद होगा, आपने एक नाम सुना होगा, एक गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखें। जब वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, तो उनके समय आए थे भारत में विलियम जोन्स, एक ब्रिटिश क्या थे, लेखक थे, भारत आए थे, उनको संस्कृत कुछ नहीं आता था। बस उन्होंने क्या किया, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खोला, एक डिपार्टमेंट खोला, एक ग्रुप बनाया और बोला कि तो हम लोग को क्या करना है, जितने भी भारत के एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्या होंगे, बुक होंगे, उनका संस्कृत से इंग्लिश क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। जब ये ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो पता चलता है यार भारत का हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको अलग मान लो अगर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं, इसको ना बैठा के किसी एक व्यक्ति को लिखवाते हैं, तो बोलेंगे लिख के बताओ कैसा होगा भारत के इतिहास। वो क्या करते हैं, साइड बाय साइड सब बुक को रखते हैं और बुक को लिखना स्टार्ट करते हैं। को मिला गया था 2 साल का समय दिया गया था पूरा बुक लिखने, लेकिन उनको भारत के इतिहास जो है इतना बड़ा है कि वो व्यक्ति जो है पूरा ही नहीं कर पाया 2 साल में। उसको बोला 2 साल और 2 साल और ऐसा करते-करते उन्होंने पूरे 15 साल लगा दिए, 12 साल लगाए। कितने साल लगाए? 12 साल। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब ये जो ऐतिहासिक काल है इसके बारे में अगर मैं बताऊं, तो एक पहला है 1805। 1805 में पर्सन का नाम याद रखना है, जेम्स का जा चुका है, क्वेश्चन ये है ना, जेम्स मिल। जेम्स मिल पहले व्यक्ति थे जिनको बोला गया था कि भारतीय इतिहास पर बुक लिख, एक बुक क्या करना है, रेडी करना है, भारतीय इतिहास पर।
बुक लिखने का कार्य। कार्य का क्या करना था इनको? कार्य करना था। इन्होंने बोला स्टार्टिंग में 2 साल लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, भारत के तो इतिहास है कितना बड़ा होगा। इनको लगा पूरा 12 साल लगा। 12 साल बाद इन्होंने एक बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सोच रहे हो भारतीयों को ही नहीं पता रहा होगा उस समय कि भारत अब ब्रिटिश का पार्ट हो गया है, ब्रिटेन का पार्ट हो गया है, लेकिन उन्होंने लिखना चालू कर दिया ब्रिटिश इंडिया। भारतीयों को कब पता चला? 1857 की क्रांति के बाद। ये अपने आप हमको पूरा हथिया लिए हैं। और जबकि अंग्रेजों ने 1805 में ही बोलना चालू कर दिया कि ये ब्रिटिश इंडिया है करके। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय इतिहास को डिफाइन करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए 3 इतिहास इन्होंने बताया कि भाई 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला समय जब हिंदू एरा था। जब कौन सा एरा था? हिंदू एरा था। दूसरा कौन सा था? मुस्लिम एरा था, मोहम्मदन पीरियड था। और तीसरा एरा आया क्या? ब्रिटिश, क्या था? ब्रिटिशर्स का। सोचो इन्होंने हमारे इतिहास को किसके बेसिस पे डिवाइड किया? रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया पहले तो, और फिर उसके बाद अपना डोमिनेंस दिखाया। पहले बोला कि भाई पहले तो हिंदू थे, फिर आए मुस्लिम, फिर अब हम आए हैं। कौन आए हैं? ब्रिटिशर्स आए हैं। तो इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फिर ये बहुत समय तक चला, और बहुत समय तक चलने के बाद 100 साल तक चला। इस 100 साल में बहुत सारे क्या हुए थे? डेवलपमेंट भी हुए थे। एक नाम आप पढ़ेंगे, जेम्स जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम पढ़ेंगे? जेम्स प्रिंसेप। वो पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने अशोक, मौर्य शासक, मौर्य डायनेस्टी के बहुत फेवरेट शासक कौन थे? अशोक। अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन थे, जितने भी अभिलेख थे, उनको पूरा रीड किया। तो बहुत सारा थीसिस उन्होंने तैयार किया। तो बहुत सारे इतिहास के बारे में पता चल गया। मतलब मौर्य डायनेस्टी के बारे में इसमें तो पता ही नहीं था इस समय, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य राजवंश एक हुआ करता है ऐसा करके। और अखंड भारत जो हम बोलते हैं, यूनिफाइड जो आपका इंडिया बोलते हैं, वो अशोक के समय का ही माना जाता है। वही माना जाता है ना। अखंड भारत की कल्पना कहाँ की गई थी? चाणक्य के समय। और उसी समय का भारत को मूल भारत बोला जाता है, अखंड भारत, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आपका भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये पूरा इंडोनेशिया तक पूरा हमारा जो सीमा रखता था वहां तक जाता था। तो वो सब कुछ डेवलप इसके बाद हुआ है। तो अंग्रेजों को लगा नहीं यार, कुछ और बचा हुआ है इतिहास लिखाने को। तो एक व्यक्ति को और अपॉइंट किया 1904 में। का नाम है क्या? विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्या नाम है? विंसेंट आर्थर स्मिथ। इनकी बुक थी जो इन्होंने कब लिखी थी, कब से ये बुक पब्लिश हुई? 1908 में। और इनकी बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम था इनकी बुक का? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसमें भी इन्होंने यही 3 चीज बोला कि भाई पहला जो टाइम पीरियड है वो क्या है? हिंदू। दूसरा जो टाइम पीरियड है वो क्या हुआ? मुस्लिम। और थर्ड टाइम पीरियड जो होगा वो ब्रिटिशर्स। कौन सा काल हुआ? ब्रिटिश काल हुआ, हम ये बोलते हैं। ऐसा इन्होंने बांटा। लेकिन आप बताओ, क्या हमने अपने इतिहास को इस आधार पर पढ़ा है क्या? नहीं, हमने अपने इतिहास को इस आधार पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। और आपने ये सुना है किसी एक पर्सन ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला है? एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी किताब में समुद्रगुप्त, जो भारत का गुप्त वंश का सबसे प्रमुख शासक है, ने 5 चरण में अभियान किए। इस पे मेंस में 15 नंबर का क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, समुद्रगुप्त पर तो उनका अभियान, और उसी अभियान के कारण जो है समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला जाता है? नेपोलियन। इसी व्यक्ति ने बोला है और इसी बुक में बोला है। इसी व्यक्ति ने बोला है, स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने। और कौन सी बुक में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब जब भारत जो है आजाद होता है तो हमने क्या कर दिया है? 3 बड़ी घटनाओं को मार्क करके रखा है। एक 1712, जब मुस्लिम एरा की शुरुआत होती है। और एक जब बड़ा एक लीडर जो है की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु। और इधर क्या है? पहला मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम।
तो 712 से पहले का कोई भी अगर पॉइंट अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्या है आपका प्राचीन का, प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बीच में अगर पढ़ रहे हो तो वो क्या है आपका मध्य भारत, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं आधुनिक भारत। तो हमने 3 आधार बनाए कि कहाँ-कहाँ से हमारे इंडिया में मेजर जो इम्पैक्ट आया था, मेजर चेंज कहाँ से आया। तो हमने उन 2 पॉइंट को देखा। उससे पहले वाला, जैसे इससे पहले वाला क्या बोल दिया हमने एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक का बोला मिडाइवल हिस्ट्री, और इसके बाद का बोला आधुनिक। क्या बोला मैंने यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट जो आक्रमणकारी थे, लीडर थे, उनका आगमन हुआ। और यहाँ पर क्या है जो मेन रूलर थे मुसलमानों में औरंगजेब, उनकी यहाँ पर क्या होती है मृत्यु। एक यहाँ पर राइज हो रहा है और यहाँ से डिक्लाइन हो रहा है। ये 2 बेंचमार्क बनाए हमने। इधर वाले को बोला प्राचीन, इधर वाले को बोला मध्य, और इधर को क्या बोला हमने आधुनिक। समझ में आया? सही बता रहा हूँ, इतना ही ध्यान रखना। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर यहाँ से जब, और आज भी जैसे आप ना अमेज़न में सर्च करोगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट ऑथर स्मिथ, ये बुक आज भी मिलती है। 1960 तक तो भारतीय इस बुक से पढ़ते थे। 1960 तक भारतीय क्या करते थे, बुक से पढ़ते थे। बाद में हमारे शिक्षा मंत्री को बने, फिर धीरे-धीरे हमने चीज़ क्या किया, करेक्ट किया, चेंज किया। फिर एनसीईआरटी बना 1961 में। तो 60 तक जो था हम इसी बुक से पढ़ते थे। फिर हम बोलते हैं ना एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, तो वो 1961 में बना है। तब जाकर हम हमारे भारतीय बुक में बदलाव आया है। इंडियन राइटर्स की बुक हम पढ़, समझ में आया? इतना मैं बता रहा हूँ। कल मैं बताऊँगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारे सामने कैसे आई, फिर पाषाण काल कैसे आया। कल से ही हमारा फिर टॉपिक शुरू, पाषाण काल के बारे में, ठीक है? ये धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे।